देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश लेकर बोला, मैं जगमोहन से मिलना मिलना नहीं, देखना। तुम जगमोहन को हमारे यहाँ देख सकते हो। प्रभाकर, इसे दिखा दो जगमोहन। यस मार्शल। जगमोहन जानता है कि वो मार्शल के कब्जे में है। देवराज चौहान ने पूछा, ये बात उसे बता दी गई है। अब वो बिल्कुल चिंता में नहीं लग रहा। प्रभाकर ने कहा। देवराज चौहान उठते हुए बोला, मुझे दिखाओ कि जगमोहन ठीक है। प्रभाकर और देवराज चौहान बाहर निकल गए। मार्शल ने रिसीवर उठाया और इंटरकॉम का बटन दबाकर बोला, सतनाम, तैयारी शुरू कर दो। देवराज चौहान के सफर के लिए शाम को निकलना है। प्रभाकर देवराज चौहान के साथ कई रास्ते पार करने के बाद एक दीवार के पास पहुंचा। दीवार के कोने में छोटे बटनों का एक बॉक्स लगा हुआ था। प्रभाकर ने उनमें से क्रमवार 4 बटन दबाए तो एकाएक वो दीवार जैसी लगने वाली परत नीचे से ऊपर तक गोल गोल लिपटने लगी। गोल होती वो ऊपर की तरफ सिमटती जा रही थी। देवराज चौहान समझ गया कि वो दीवार का आवरण मात्र है, जबकि देखने पर वो मजबूत दीवार ही लग रही थी। गोल होता दीवार का आवरण आधे से ज्यादा ऊपर हुआ तो उसके पीछे शीशा दिखा। शीशे के पार स्पष्ट कमरा दिखा, जिसमें जगमोहन एक चेयर पर बैठा टेबल पर मौजूद खाने को आराम से खा रहा था। वो ठीक ठाक कमरा था। डबल बेड था। अटैच बाथरूम नजर आ रहा था। कुर्सी टेबल के अलावा छोटा सा वार्डरोब था। एक रैंक में किताबें लगी दिखाई दे रही थी। फ्रिज था। टीवी था। देवराज चौहान कई पलों तक जगमोहन को देखता रहा। यहाँ जगमोहन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। प्रभाकर बोला, जगमोहन तुम्हारी इज्जत करता है प्रभाकर, तुम्हें दोस्तों की तरह मानता है। देवराज चौहान ने कहा, मैं भी उसे दोस्त की तरह ही मानता हूँ। हमने एक साथ काम किया था। जगमोहन ने मेरी जान बचाई थी। ये सब जानने के लिए पढ़ें डेथ वारंट, शिकारी। परंतु मैं इस एजेंसी का एजेंट हूँ, जहाँ दोस्ती को नहीं, फर्ज को देखा जाता है। तुम निश्चित रहो, जगमोहन यहाँ मजे से रहेगा। प्रभाकर बोला, जगमोहन हमें देख नहीं सकता। नहीं। देवराज चौहान ने प्रभाकर को देखा। भीतर से इस शीशे के पार नहीं देखा जा सकता। इधर से हम शीशे के पार देख सकते हैं। प्रभाकर ने कहा। देवराज चौहान सिर हिलाकर रह गया। नजरें जगमोहन पर थी। 1 मिनट के लिए मेरी बात हो जाएगी जगमोहन से? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं। प्रभाकर ने इनकार में सिर हिलाया। जगमोहन जानता है कि बाहर क्या हो रहा है। तुम्हारे जाने के बाद जगमोहन को सारे हालात बता दिए जाएंगे। प्रभाकर का स्वर शांत था। मतलब कि अभी कुछ नहीं पता। नहीं पता, प्रभाकर ने कहा और पुनः उन बटनों को दबा दिया। वो गोल गोल सिमटी दीवार जैसी चीज वापस खुलने लगी और नीचे आती दीवार का रूप लेने लगी। देवराज चौहान की निगाह तब तक जगमोहन पर रही जब तक वो दिखता रहा। दीवार नीचे आ रही थी। जगमोहन खाना खाने में व्यस्त था। फिर वो वक्त भी आया जब दीवार पूरी तरह शीशे पर आ गई। अब वो फिर असली दीवार की तरह दिखने लगी थी। देवराज चौहान ने सोच में डूबे सिगरेट सुलगा ली। शाम के 4:30 बज रहे हैं। तुम्हारे पास वक्त कम है देवराज चौहान, प्रभाकर ने कहा। यहाँ से मुझे रवाना कब होना है? देवराज चौहान ने पूछा। करीब 7 बजे। तब तक मुझे देवेंद्र की तस्वीर दिखाओ। इस्लामाबाद स्थित उन एजेंटों के नाम और फ़ोन नंबर दो, जिनसे मैं इस्लामाबाद पहुंचकर बात कर सकता हूं। क्या उन्हें पता है कि मैं आ रहा हूं? देवराज चौहान ने पूछा। उन्हें कुछ नहीं पता। मार्शल इस काम में बहुत सावधानी बरत रहा है। तुम्हें इस्लामाबाद भेजना गुप्त रखा जा रहा है। वहां पहुंचकर तुम जैसा ठीक समझो वैसा ही करना। सब कुछ तुम्हारे पर है। मार्शल तुम पर भरोसा कर रहा है कि तुम इस काम को किसी अंजाम तक पहुंचा के रहोगे। कुछ देर बाद तुमसे मार्शल मिलेगा। बाकी बातें वो तब करेगा। कहने के साथ ही प्रभाकर ने चलने का इशारा किया और दोनों एक तरफ बढ़ गए। तो मार्शल को लगता है कि इस्लामाबाद में उनके एजेंटों में से कोई देवेंद्र नागर से मिला हो सकता है। ये बात नहीं, सब एजेंट भरोसे के हैं। मार्शल सिर्फ सतर्कता बरत रहा है। सतर्कता तब बढ़ती जाती है जब अनजाना खतरा महसूस हो।
वरना अपने एजेंटों से सतर्कता बरतने की जरूरत नहीं होती। प्रभाकर चुप रहा। दोनों आगे बढ़े जा रहे थे। जवाब दो प्रभाकर, मार्शल से ये सवाल करना, वो इस मामले को बेहतर ढंग से समझता है। प्रभाकर एक दरवाजे को धकेलकर भीतर प्रवेश कर गया। देवराज चौहान उसके साथ था। कमरे में कोई नहीं था। आगे बढ़कर प्रभाकर एक कुर्सी पर बैठा और टेबल पर रखा लैपटॉप खोलकर उसमें व्यस्त हो गया। देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लिया। बैठ जाओ, मैं तुम्हें देवेन नागर की तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ, प्रभाकर बोला। देवराज चौहान बैठा। 2 मिनट बाद प्रभाकर ने लैपटॉप देवराज चौहान की तरफ घुमाते हुए कहा, ये देवेन नागर है। देवराज चौहान की निगाह लैपटॉप की स्क्रीन पर जा टिकी, जहां 30 बरस का गोरे रंग का स्मार्ट युवक नजर आ रहा था। देवराज चौहान ने उस चेहरे को अपने मस्तिष्क में सुरक्षित करता बोला, ये कब की तस्वीर है? 6 साल पहले की, जब पाकिस्तान में उसे मिशन पर भेजा गया था। अब वो पाकिस्तान में कैसा दिखता है, मुझे अब की तस्वीर, वो भी देखो, सब दिखा रहा हूँ, कहते हुए प्रभाकर उठा और टेबल के इस तरफ आकर लैपटॉप का एक बटन दबाया तो एक पल में ही स्क्रीन पर नजर आती तस्वीर बदल गई। अब वहां मुसलमान व्यक्ति की तस्वीर दिख रही थी, जिसकी गले तक काली दाढ़ी थी और कहीं कहीं दाढ़ी में सफेद बाल भी थे। सिर पर नमाजी टोपी पहन रखी थी, बदन पर कुर्ता पजामा था। देवराज चौहान ने फौरन पहचाना कि ये पहले देखी तस्वीर वाला ही व्यक्ति है। देवराज चौहान ने इस चेहरे को भी अपने मस्तिष्क में सुरक्षित कर लिया। और दिखाऊं? प्रभाकर बोला। देवराज चौहान ने सहमति से सिर हिला दिया। उसके बाद प्रभाकर बटन दबाकर तस्वीरें बदलता रहा। वो 25-30 तस्वीरें थी, सभी अलग अलग तरह की थी। देवेन नागर उर्फ हाजी खान का चेहरा देवराज चौहान अब भूलने वाला नहीं था। ये तस्वीरें तुम्हारे पास कहाँ से आई? मामूली बात है, इस्लामाबाद स्थित एजेंटों ने हमें भेजी है। उन एजेंटों की भी तस्वीरें होंगी जिनसे मैंने इस्लामाबाद में मिलना है। जरूर, देखना चाहोगे? हाँ, देखना जरूरी है। मैं वहाँ किसी धोखे का शिकार नहीं होना चाहता, देवराज चौहान ने कहा। प्रभाकर ने 8 एजेंटों की तस्वीरें दिखाई, उनके नाम भी बताए। कोई क्लीन शेव था, किसी की दाढ़ी थी। ये 30 से 50 साल की उम्र के थे। इन सब एजेंटों के चेहरे भी देवराज चौहान को याद हो गए। प्रभाकर कह उठा, ये सिर्फ 8 एजेंट हैं, ऐसे 8 एजेंट जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है। तुम उन्हें अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हो और एक साथ भी। तुम कैसा भी इंतजाम इन्हें करने को कहोगे, ये कर देंगे। अंत तक ये तुम्हारी सहायता करेंगे। मार्शल का आदेश तुम्हारे इस्लामाबाद पहुंचने से पहले इन्हें मिल जाएगा। मैं इन्हें या ये मुझे पहचानेंगे कैसे? देवराज चौहान ने पूछा। मार्शल तुम्हें कोडवर्ड देगा। इनके पास देवेन नागर उर्फ हाजी खान की हर जानकारी है। देवराज चौहान ने पूछा। तुम्हें जो भी जानकारी चाहिए होगी वो जरूर मिलेगी। मार्शल ने महीने भर से इन एजेंटों से कह रखा है कि वो हाजी खान के बारे में हर तरह की जानकारी इकट्ठी करें। प्रभाकर ने कहा, ये 8 एजेंट जानते हैं कि हाजी खान कौन है? हाँ, ये जानते हैं, प्रभाकर ने गंभीर स्वर में कहा। मार्शल मुझसे कब मिलेगा? आधे घंटे बाद। तुम कुछ खाना पीना चाहोगे? कॉफी, देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। देवराज चौहान और प्रभाकर ने मार्शल के कमरे में प्रवेश किया तो मार्शल को टहलते पाया। इस वक्त शाम के 6:30 बज रहे थे। तुम्हारे चलने की तैयारी पूरी हो चुकी है देवराज चौहान। मेरे 2 एजेंट तुम्हारे साथ जाएंगे और कल शाम को सीमा पार करा देंगे। यहाँ से तुम प्लेन में श्रीनगर जाओगे। 1.5 घंटे बाद तुम्हारी फ्लाइट है। वक्त कम है, देवराज चौहान बोला। हाँ, तुम्हें अभी इस्लामाबाद में तुम्हारे जिन एजेंटों से मैंने मिलना है उनके बारे में कहो, उनका फ़ोन नंबर, नाम। मेरे एजेंट इस बात की सारी जानकारी तुम्हें रास्ते में दे देंगे, मार्शल बोला। तुम्हें उन एजेंटों पर भरोसा है कि वो देवेन नागर से मिले हुए नहीं है? पूरा भरोसा है, मार्शल ने गंभीर स्वर में कहा। तुम्हारे भरोसे को धक्का भी लग सकता है। स्पष्ट कहो, मेरे आने की खबर तुम उन एजेंटों को नहीं दे रहे, देवराज चौहान बोला। सावधानी के नाते मैं अपने काफ़ी एजेंट खो चुका हूँ, मार्शल ने कहा। क्या पता पहले भी कोई
देवेन नागर को तुम्हारी खबरें देता हो। मार्शल के होठ बिज गए। वो चुप रहा। मुझे जवाब चाहिए मार्शल। इस बारे में मैं भी सोच चुका हूँ, पर ऐसा संभव नहीं। फिर भी इस बार मैंने सावधानी के नाते जिन 8 एजेंटों का इंतजाम मैंने तुम्हारे लिए किया है, उनमें आपस में कोई संपर्क नहीं है। तुम एक एक करके उनसे काम लेना। अगर कोई गद्दार हुआ तो तुम्हें वहां पहुंचने पर उसका पता चल जाएगा। मार्शल ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि तब तक उसकी गद्दारी की वजह से मेरी जान जा चुकी हो। कुछ खतरा तो तुम्हें उठाना ही होगा। इसका मतलब स्पष्ट बात यह है कि तुम यकीन से नहीं कह सकते कि उन 8 में से कोई गद्दार है या नहीं। मेरे ख्याल में तो कोई नहीं है। ख्याल? पक्का ही समझो, मार्शल ने गंभीर स्वर में कहा। अगर मुझे किसी पर जरा भी शक होता तो उसे इस काम में न लेता। मार्शल, देवराज चौहान का स्वर भी गंभीर था। तुम मुझे मौत के रास्ते पर भेज रहे हो, जहां मेरे लोग भी मेरी जान ले सकते हैं और पराये लोग भी। शायद तुम्हें मेरी जान की परवाह नहीं। मुझे तुम्हारी चिंता है, परंतु वहां पर मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकूंगा। मेरे एजेंट ही तुम्हारे काम आएंगे। मैंने ये काम पूरी तरह तुम्हारे हवाले कर दिया है। वो पाकिस्तान है। वहां पर तुम अपनी पसंद से, अपनी सहूलियत से, अपने ढंग से, जैसे भी चाहो, परंतु काम को पूरा करो। मुझे देवेन नागर की मौत की खबर मिलनी चाहिए। तुम ये काम कर सके तो मुझे खुशी होगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे फिर किसी और को पाकिस्तान भेजना होगा इस काम के लिए। 4 महीने पहले इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान में, और देवेन नागर उर्फ हाजी खान भारी मतों से जीतकर अपनी पार्टी में कदावर नेता के रूप में उभरा है। इस वक्त पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है, रिश्वत लेने की वजह से उसकी कुर्सी खतरे में है। और ये हवा उड़ रही है कि अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी तो संभव है कि हाजी खान को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। पाकिस्तान की राजनीति में इतना कद बढ़ गया है देवेन नागर का। देवराज चौहान कह उठा। उसका कद जितना बड़ा होगा तुम्हें उतनी ही मुश्किलें आएंगी देवराज चौहान। प्लेन का वक्त हो रहा है, देवराज चौहान कह उठा। अगर तुम्हें कोई और बात करनी है तो बेशक करो। प्लेन तब तक टेक ऑफ नहीं करेगा जब तक तुम लोग प्लेन में नहीं पहुंचोगे। इस बात के ऑर्डर एटीसी के पास पहुंच चुके हैं। मुझे मार्शल की पहुंच का अंदाजा है। देवराज चौहान उठते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं पूछना। मार्शल कुछ पल देवराज चौहान को देखने के बाद बोला, अगर तुम सफल हो जाओ तो मुझे बहुत खुशी होगी। देवराज चौहान ने सिर हिलाया, फिर प्रभाकर के साथ बाहर निकल गया। रात 10:30 बजे देवराज चौहान मार्शल के 2 एजेंटों के साथ श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंच गया था। उसके साथ मार्शल के 2 एजेंट माथुर और खोसला थे। प्लेन में उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो पाई थी। माथुर 35 बरस का था और खोसला 30 बरस का। खोसला ने एयरपोर्ट पर से किसी को फ़ोन किया और वे बाहर निकले तो मात्र 2 मिनट के इंतजार के बाद एक कार उनके पास आ रुकी। देवराज चौहान समझ गया था कि सब इंतजाम पहले से ही हुए पड़े हैं। वे भीतर बैठे तो खामोशी से कार आगे बढ़ गई। देवराज चौहान ने देखा कार चलाने वाला स्थानीय कश्मीरी व्यक्ति था। उसने कोई बात नहीं की थी। श्रीनगर में ठंडा मौसम था। रात के इस वक्त सड़कों की चहल पहल पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। इक्का दुक्का वाहन और सड़क किनारे चलता एक आध व्यक्ति नजर आ जाता था। आधा घंटा लगा उन्हें एक इलाके के एक मकान में पहुंचने को। वे कार उन्हें मकान के सामने उतारकर चली गई। ये 20 फीट चौड़ी गली थी और रिहायशी इलाका था। माथुर ने उस मकान के गेट पर पहुंचकर बेल बजाई। तुरंत दरवाजा खुला और एक व्यक्ति गेट तक आ पहुंचा। उसने माथुर को देखा तो फौरन गेट खोल दिया। तीनों भीतर प्रवेश कर गए तो उसने गेट बंद किया और तीनों को भीतर ले गया। मकान का दरवाजा बंद किया और उन्हें पीछे आने का इशारा करते आगे बढ़ गया। वो मकान के उस हिस्से में पहुंचा जहां ऊपर जाने को सीढ़ियां थी। वो सब ऊपर पहुंच गए। ऊपर के हिस्से में भी कमरे बने हुए थे और रहने के लिए अच्छी जगह थी। खाना कब लाऊं? मकान वाला व्यक्ति बोला। खोसला ने जवाब पाने के लिए देवराज चौहान को देखा। आधे पौने घंटे बाद देवराज चौहान बोला, मेरी बीबी को जल्दी सोने की आदत है। उसने कहा, 1 घंटे तक खाने का काम खत्म हो जाए तो ठीक रहेगा।
कहकर वो नीचे चला गया। उसके कदमों की आवाज़ सुनाई देती रही। हाथ मुंह धोकर चेंज कर लो देवराज चौहान। उस अलमारी में हर साइज के कपड़े रखे हैं। खोसला ने कहा। तुम लोग यहाँ आते रहते हो? देवराज चौहान बोला। परंतु जवाब नहीं मिला। दोनों खामोश रहे। 1 घंटे तक खाना खा लिया गया। खोसला ने खाने से पहले 2 पेग लिए थे। माथुर ने विस्की को हाथ भी नहीं लगाया था। खोसला ने अलमारी में से ही बोतल को निकाला था। मकान वाले व्यक्ति ने उनकी जरूरतों का पूरा ध्यान रखा था। खाना खाने के बाद सब फारिग हो गए तो मकान वाला व्यक्ति बोला, इसने उस पार जाना है। देवराज चौहान को देखा। हाँ नौशाद, कल ये काम हो जाना चाहिए। हौसला बोला। मैंने गफूर मियाँ से बात की तो उसने कहा इस बारे में उसे मार्शल का फोन आ गया है। गफूर मियाँ कहता क्या है कि कब करेगा इस काम को? कल शाम को 6 बजे। 6 बजे तो दिन होता है। माथुर ने कहा। खतरा रहेगा। यहाँ दिन नहीं होता। इधर 5 बजे के बाद ही रात होनी शुरू हो जाती है। नौशाद बोला। 6 बजे तक तो पूरी तरह अंधेरा फैल चुका होता है। सर्दी की वजह से हर जगह सुनसान हो जाती है। और सरहद, वो भी सरहद पर 8 बजे ड्यूटी बदलती है। इधर के फौजी और उधर के भी 8 बजे का टाइम फिक्स है। बाकी बातें मियाँ जी से बात करना। नौशाद ने गंभीर स्वर में कहा। मियाँ जी कब आएंगे? कल 3 बजे। मेरे लायक कोई और काम हो तो कहो। रात का 1 बजने जा रहा है। मैंने सुबह उठना होता है। हमें कॉफ़ी दे दो। हौसला बोला मैं नहीं पीऊँगा। 2 कॉफ़ी। उसके बाद तुम नींद लेना। हमें बातें करनी है। नौशाद चला गया। देवराज चौहान ने कुर्सी पर बैठे सिगरेट सुलगाई। दोनों को देखा। क्या बात करनी है? देवराज चौहान बोला। तुम्हें इस्लामाबाद के एजेंटों के बारे में बताना है। माथुर ने कहा। देवराज चौहान ने कश लिया। कहा कुछ नहीं। हौसला ने जेब से तकिया कागज निकाला और उसे खोलकर देवराज चौहान की तरफ बढ़ाया। ये रखो। इस कागज में उन 8 एजेंटों के नाम और फ़ोन नंबर लिखे हैं। सब कुछ याद कर लो और कल मियाँ जी के आने तक ये कागज हमें वापस कर देना कि इसे फाड़ दिया जाए। देवराज चौहान ने कागज पर निगाह मारी। सबके नाम और फ़ोन नंबर देखे। फिर उसे जेब में रखा और बारी बारी दोनों को देखकर बोला, इनके बारे में कुछ और बताना है? हाँ, हौसला ने कहा। इस कागज में 8 नाम लिखे हैं। अरशद अली, मोहम्मद अली, हामिद कलाम, चिश्ती, इकराम मोहम्मद, मंजूर अली, कासिम रहमान, आदिल वारसी, नवीब शाह। ये 8 मूल रूप से पाकिस्तानी हैं और मार्शल के पाकिस्तानी स्थित एजेंट हैं। अब इनका ब्यौरा भी सुन लो। जो बात समझ में ना आए तो दोबारा तिबारा पूछ सकते हो। अरशद अली इस्लामाबाद में फल बेचने का काम करता है। फल फ्रूट? वो ही, सब्जी मंडी में फ्रूट का होलसेल विक्रेता है। कभी ये रेहड़ी लगाकर फल बेचा करता था, परंतु मार्शल के संपर्क में आने के बाद इसके दिन बदल गए। ये संपन्न व्यक्ति बन गया। आज तक इसे जो भी काम कहा गया है इसने पूरा किया। इसे मार्शल का काम करके बहुत खुशी मिलती है। घोसला बोला। देवराज चौहान की खामोश निगाह घोसला पर थी। दूसरा मोहम्मद खान। ये साइकिलें बेचता है। साइकिलें बेचने की दुकान है इसकी। कभी ये साइकिलें ठीक किया करता था। कठिनता से अपना खर्चा चलाता था। जब से ये मार्शल का एजेंट बना इसके दिन फिर गए। इसके पास घर है, परिवार है, कार है। मार्शल इससे कई तरह के काम ले चुका है। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। तीसरा हामिद कलाम चिश्ती है। ये कोई काम नहीं करता और मज़े से रहता है। इसकी एक बिल्डिंग में 35 दुकानें हैं। वो बिल्डिंग मार्शल के पैसों से ही खरीदी गई है। उन दुकानों का किराया लाखों रुपयों में आता है और ये ऐश करता है। 12 सालों से ये मार्शल के लिए काम कर रहा है। कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। इसकी उम्र कितनी है? देवराज चौहान ने पूछा। 40 साल, माथुर ने बताया। अरशद अली और मोहम्मद खान की उम्र कितनी है? 35 और 42, माथुर ने कहा। आगे? चौथा है इकराम मोहम्मद और पांचवा है मंजूर अली। ये दोनों आईएसआई के एजेंट हैं, परंतु मार्शल के लिए भी काम करते हैं। इन्हें डबल एजेंट कह सकते हो। मार्शल इन दोनों को हर महीने मोटी रकमें देता है।
ये दोनों आईएसआई के प्लान और उनकी बातें मार्शल को बताते हैं और जरूरत पड़ने पर मार्शल का काम भी करते हैं। खोसला ने कहा, इकराम और मंजूर मिलकर मार्शल के लिए काम करते हैं। देवराज चौहान ने पूछा। नहीं, माथुर ने इनकार में सिर हिलाया। ये दोनों आईएसआई के कर्मचारी के तौर पर तो एक दूसरे को जानते हैं, परंतु एक दूसरे के बारे में ये नहीं जानते कि वो भी मार्शल का एजेंट है। इनकी उम्र, इकराम मोहम्मद 38 का और मंजूर अली 30 का है। दोनों कब से मार्शल के लिए काम कर रहे हैं? इकराम मोहम्मद को 15 साल हो गए हैं और मंजूर अली 4 सालों से। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। छठा कासिम रहमान है, 50 साल इसकी उम्र है, 15 सालों से मार्शल का एजेंट है। 35 साल की उम्र तक ये ड्राइवरी करता रहा, फिर मार्शल के संपर्क में आया। आज इसकी 5 टैक्सियां हैं। मार्शल ने इससे काम लिया? देवराज चौहान ने पूछा। बहुत बार। मार्शल की रिपोर्ट में ये बात शामिल है कि ये पूरी तरह भरोसे का है। रिपोर्ट में ये भी बात तभी शामिल की जाती है जब कोई एजेंट काम पूरा करने के लिए अपनी जान पूरी तरह खतरे में डाल देता है। आगे बोलो। सातवां आदिल वारसी है। ये दवाइयों का सेल्समैन है। इस्लामाबाद की मशहूर कंपनी में काम करता है। अपने काम में ये भी कामयाब है और मार्शल के एजेंट के तौर पर भी सफल है। उम्र 38 साल। 10 सालों से ये मार्शल के लिए काम कर रहा है। खबरें निकाल लाने में माहिर है। मतलब कि मार्शल को अक्सर खबरें देता रहता है। हाँ, देवेन नागर उर्फ हाजी खान की सबसे ज़्यादा खबरें इसके पास है। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के बाव उभरे। आठवां है नबी शाह। ये सजायाफ्ता मुजरिम है। एक कत्ल के जुर्म में 15 साल जेल में काट चुका है। पुलिस वाले को इसलिए मार दिया था कि वो इसका चालान कर रहा था। आज इसकी उम्र 40 साल है और इस्लामाबाद में रेस्टोरेंट चलाता है। शराफत से जिंदगी बिताता है, परंतु मार्शल का हर काम पूरा करता है। वो रेस्टोरेंट मार्शल ने ही उसे खुलवा कर दिया? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, माथुर ने कहा। इस्लामाबाद में मार्शल के और भी बहुत एजेंट हैं, परंतु तुम्हें सिर्फ इन 8 के नाम और नंबर दिए गए हैं क्योंकि ये बेहतरीन है। जरूरत पड़ने पर तुम और एजेंटों के नंबर भी ले सकते हो। किससे? मार्शल से। मैं इस्लामाबाद में मार्शल के संपर्क में कैसे रहूँगा? तुम किसी भी एजेंट से कह सकते हो कि तुमने मार्शल से बात करनी है। मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में मुझे ऐसा फ़ोन मिल जाना चाहिए जिससे मैं जब भी चाहूँ मार्शल से बात कर सकूँ। तुम किसी भी एजेंट से कहकर ऐसा फ़ोन भी ले सकते हो। खर्चे के लिए मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? इन 8 एजेंटों में से किसी से भी तुम कितने भी पैसे ले सकते हो। ये एजेंट नहीं जानते कि मार्शल मुझे इस्लामाबाद भेज रहा है। ऐसे में मेरे फ़ोन करने पर मुझे कैसे पहचानेंगे? इसके लिए कोडवर्ड है। खोसला ने कहा। फ़ोन करके तुम्हें मिशन 0 बोलना होगा। इसी से एजेंट समझ जाएगा कि तुम मार्शल की तरफ से आए हो। इस बारे में तुम्हें कोई समस्या नहीं आएगी। इस्लामाबाद में मेरे रहने का ठिकाना कहाँ पर होगा? देवराज चौहान ने पूछा। कहीं पर भी नहीं। सारे इंतजाम तुम्हें खुद ही करने हैं। ऐसा क्यों? मार्शल चाहता है कि ये काम तुम अपनी जिम्मेदारी पर करो। तुम खुद ही अपना रास्ता तैयार करो और काम पूरा करो। पहले भेजे एजेंटों की तरह तुम्हें रास्ता नहीं दिखाया जाएगा, किसी के पास नहीं भेजा जाएगा। क्या मार्शल को किसी एजेंट के गद्दार होने का शक है? देवराज चौहान ने कहा। 2 पल की खामोशी के बाद माथुर ने कहा, ऐसा कुछ भी हमारी जानकारी में नहीं है, परंतु मार्शल ने तुम्हें खुला छोड़ा है तो इसकी कोई भी वजह हो सकती है। इसका मतलब है कि मुझे सबसे सतर्क रहना होगा। जवाब नहीं मिला। मुझे पाकिस्तानी करेंसी चाहिए होगी। देवराज चौहान बोला। वो तुम्हें मिल जाएगी। कल तुम्हें 20,000 पाकिस्तानी रुपए दे दिए जाएंगे। मेरा काम देवेन नागर उर्फ हाजी खान की हत्या करना है, यही न? हाँ। अगले दिन देवराज चौहान जब उठा तो दिन के 11 बज रहे थे। उसने माथुर और खोसला को जगह पाया। देवराज चौहान ने कॉफ़ी मांगी तो माथुर उठकर नीचे चला गया। अब तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं रहा। खोसला गंभीर था।
कपूर मियाँ 3 बजे तक आ जाएगा। तुम्हें उसके साथ जाना होगा। हमारा काम यहीं पर खत्म हो जाएगा। कपूर अपना आदमी है, मार्शल का एजेंट है। वही तुम्हें सीमा पार पहुंचाएगा। पहले जो एजेंट इस काम के लिए गए थे, उन्हें भी कपूर ने सीमा पार कराई थी। हाँ, वो सब भी यहाँ ठहरे थे। हाँ। देवराज चौहान की नज़र खोसला पर टिक गई। क्या हुआ? खोसला ने पूछा। कुछ नहीं, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा और सिगरेट सुलगा ली। ये मत भूलना कि तुम उस काम के लिए पाकिस्तान भेजे जा रहे हो, जिस काम के लिए 15 से ऊपर एजेंट गए और मारे गए। देवेन नागर खतरनाक है, चालाक है, और वो जानता है कि मार्शल उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। उसकी पहुंच का अंदाजा इसी से लगा लो कि पाकिस्तान में बैठे बैठे देवेन नागर ने मार्शल की हत्या करवा दी। मुझे सतर्क कर रहे हो? तुम्हें कह रहा हूँ कि अगर तुम सावधान न रहे तो तुम्हारी हत्या भी हो जाएगी। देवराज चौहान ने कष्ट लिया, चुप रहा। तभी माथुर कॉफी का गिलास थामे आ गया। ये लो। उसने गिलास देवराज चौहान की तरफ बढ़ाया। देवराज चौहान ने कॉफी का गिलास लिया, घूंट भरा, फिर खोसला को देखकर कहा, मेरे सोचने का ढंग और मार्शल के सोचने का ढंग बहुत अलग है। ये बातें मार्शल जानता है, तभी वो तुमसे काम ले रहा है। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं बेईमानी हो रही है। देवराज चौहान बोला। तुम्हारा मतलब धोखा? माथुर के होठ सिकुड़े। मतलब कि कोई गद्दार है? देवराज चौहान ने माथुर को देखा, कहा, कुछ नहीं। कुछ तो जवाब दो। 15 से ऊपर एजेंट देवन नागर को मारने पाकिस्तान गए और खुद मारे गए। एक भी बचकर वापस न आ सका, एक भी सफल न हो सका। इतना बड़ा शातिर तो देवन नागर हो ही नहीं सकता कि वो शातिर है। हौसला बोला। तभी तो। इतना बड़ा शातिर कोई भी नहीं हो सकता। ये मेरे सोचने का ढंग है। मार्शल के भेजे हर एजेंट को चुन चुन कर खत्म कर दे और खुद बचा रहे। उसके सफल रहने के पीछे कोई बात तो है ही। हौसला और माथुर की नजरें मिली। जरा स्पष्ट कहो। मुझे तुम लोगों से ये बात नहीं करनी चाहिए। ये बातें सिर्फ मेरे सोचने लायक है। देवराज चौहान बोला। तभी नौशाद आ गया। उसके हाथ में पाकिस्तानी नोटों का बंडल था। ये 20,000 हैं। उसने माथुर को नोट दिए। माथुर ने नोट देवराज चौहान की तरफ सरका दिए। पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद खर्चे पानी के लिए नोट है ये। माथुर बोला। 3:30 बजे देवराज चौहान कपूर मियाँ के साथ कार में बैठा जा रहा था। कपूर मियाँ ठीक 3 बजे आ गया था। वो कुछ मोटा, 50 बरस का व्यक्ति था। लहजे से कश्मीरी था और पहनावे में पठानी सूट के ऊपर जैकेट पहन रखी थी। सिर पर न के बराबर बाल थे और सफ़ेद दाढ़ी थी। वो सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति था। उसके हाव भाव में किसी प्रकार की कोई खासियत नहीं थी। वो नौशाद के घर सिर्फ 15 मिनट रुका था और देवराज चौहान के साथ कार में चल पड़ा था। माथुर और खोसला से वहीं पर साथ छूट गया। कार चलाते गफूर मियाँ ने देवराज चौहान को गहरी निगाहों से देखा। तो इस बार तुम्हें भेजा जा रहा है, वो बोला। देवराज चौहान ने गर्दन घुमाकर गफूर मियाँ को देखा। पहले भेजे लोगों को मैंने ही सीमा पार कराई थी, वो पुनः बोला। कितने लोग थे वो? देवराज चौहान ने पूछा। एक एक करके, कभी 2, कुल 18। तुम्हें मालूम था कि वो किस काम के लिए पाकिस्तान भेजे जा रहे हैं? पहले नहीं मालूम था, पर 5-7 के बाद पता चल गया। उनमें से कोई भी जिंदा नहीं लौटा। सब मारे गए? हाँ। और तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि मैं भी मारा जाऊंगा? देवराज चौहान मुस्कुराया। ऐसा तो मैंने नहीं कहा। मैं क्यों चाहने लगा कि तुम्हारी जान जाए? मैं तो चाहूंगा कि तुम सफल होकर वापस आओ और मार्शल के एजेंटों के मौत के मुंह में जाने का सिलसिला रुक जाए। कपूर मियाँ ने कहा। जिन जिन को तुमने सीमा पार कराई, वो तुम्हें याद तो आते होंगे? देवराज चौहान ने पूछा। कुछ जो मुझे बेवकूफ़ लगे, जो अति विश्वासी थे कि देवेंद्र को खत्म कर देंगे। तो तुम लोगों को पहचान लेते हो कभी कभी। मेरे बारे में तुमने क्या पहचाना? स्पष्ट नहीं हो पाया। तुम मुझे उनसे अलग लग रहे हो। मार्शल ने इस बार सोच समझकर तुम्हें भेजा होगा।
उसे जरूर दुख हो रहा होगा कि उसके एजेंट मारे जा रहे हैं। मार्शल की मौत का मुझे बहुत दुख हुआ। क्यों? दुख तो होगा ही। एजेंसी का मुखिया इस तरह मारा जाए तो ये सोचने की बात है कि मुखिया ही सुरक्षित नहीं तो एजेंट किसके भरोसे रहेंगे। पता लगा कि ये काम भी देवेन नागर का ही है। तुम्हारे पास बहुत खबरें हैं। बहुत एजेंटों से मेरा मिलना होता रहता है। बातें मिल जाती है, फिर बातें खबरें बन जाती है। देवराज चौहान ने गफूर मियाँ को गहरी नजरों से देखा। मुझे एक बात बहुत अजीब लग रही है। देवराज चौहान बोला। क्या? देवेन नागर की हत्या करने पाकिस्तान जाने वाले एजेंट, सब के सब एजेंट नौशाद के यहाँ ठहरते रहे और उन्हें तुम ही सीमा पार कराते रहे, जबकि उनका रास्ता बदल देना चाहिए था। लोग बदल जाने चाहिए थे। तुम्हारा मतलब है कि हम में से कोई देवेन नागर से मिला हो सकता है? संभव नहीं है क्या ऐसा? मुझे नहीं लगता। कपूर मियाँ ने कहा। ये बात तुम अपने बारे में कह सकते हो, दूसरे के बारे में तो नहीं। मैं नौशाद को पुराना जानता हूँ। वो विश्वासी है। नौशाद तुम्हारी गारंटी ले सकता है। मुझे क्या पता, उससे पूछो। कपूर मियाँ का स्वर तीखा हो गया। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? ऐसी बातें पहले आने वाले लोगों ने नहीं की और वो जान गंवा बैठे। कार चलाते गफूर मियाँ ने देवराज चौहान पर नजर मारी। मार्शल को जब पता चलेगा कि तुम अपने ही लोगों पर शक कर रहे हो तो वो बुरा मानेगा। मुझे मार्शल की नहीं, अपना काम पूरा करने की परवाह है। तो तुम सोचते हो कि इस मामले में कोई मार्शल से गद्दारी कर रहा है? शायद मेरा सोचना सही हो। तुम सच में पहले वालों से अलग हो। पहले वाले ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। मुझे नहीं लगता कि कोई गद्दारी कर रहा है। एक बात तुम्हें और बताता हूँ, सुनकर मजा आएगा। देवराज चौहान ने गफूर मियाँ को देखा। 6 साल पहले जब देवेन नागर अपने काम के लिए पाकिस्तान जा रहा था तो मैंने ही उसे सीमा पार कराकर पाकिस्तान भेजा था। वो मुझे काफ़ी समझदार और तेज लगा था। गफूर मियाँ मुस्कुरा पड़ा। देवराज चौहान खिड़की से बाहर देखने लगा। इस समय कार सुनसान जैसी सड़क पर से निकल रही थी। हमें कहाँ जाना है अब? देवराज चौहान ने पूछा। सीमा के पास। 2 घंटे लगेंगे। शाम के 6 बजे अंधेरा होते ही तुम्हें सीमा पार करा दूंगा। बॉर्डर पर फौजी। इस तरफ तो आज 5 के बाद कोई फौजी नहीं होगा। मार्शल ने एक खास हिस्से से फौजियों को हट जाने को कहा है ताकि सीमा पार करने में तुम्हें दिक्कत न आए। गफूर मियाँ ने बताया। और पाकिस्तान की तरफ? वहाँ फौजी होंगे। वो तुम्हें रोकेंगे भी। तब तुमने उनसे ये कहना है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खूबसूरत देश बनने वाला है। ये सुनकर वो तुम्हें जाने देंगे। गफूर मियाँ का स्वर गंभीर हो गया। मैं समझा नहीं। ये शब्द कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खूबसूरत देश बनने वाला है पाकिस्तान के एक आतंकी संगठन का कोडवर्ड है जो कि आईएसआई के साथ मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहा है। इस संगठन को पाकिस्तान सरकार का संरक्षण प्राप्त है। इस कोडवर्ड का मतलब पाकिस्तानी सैनिक जो बॉर्डर पर तैनात हैं वे जानते हैं। कोडवर्ड बदल गया भी तो हो सकता है, देवराज चौहान ने कहा। नहीं बदला। तुम्हें कैसे पता कि? मुझे सब पता है। मैं उधर से आने वाले आतंकवादियों के संपर्क में भी रहता हूँ और कभी कभार पाकिस्तानी सैनिकों से भी बात हो जाती है। उनमें से कुछ मेरे दोस्त बन चुके हैं। मैं बॉर्डर पर उनकी ड्यूटी के दौरान उन्हें शराब की बोतलें और मुर्गे भी देता हूँ। मेरा उनका चलता रहता है। मार्शल को पता है। सब पता है। उन लोगों से रिश्ता बनाकर रखने से ही मेरा फायदा है। कपूर मियाँ ने कहा। कब से इस धंधे में हो? 25 साल हो गए। मार्शल के संपर्क में कब आए? 15 सालों से। 5:30 बज रहे थे। शाम का अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। आसमान में एक दो तारे भी नजर आ रहे थे। कुछ ही देर में रात की काली शाही फैल जानी थी। मौसम ठंडा हो चुका था। मध्यम बहती हवा में ठंडक मौजूद थी। कपूर मियाँ ने 5:15 बजे एक पुराने से मकान के सामने कार रोकी। ये वीरान इलाका था। एक मकान यहाँ था तो दूसरा काफी दूर था। आसपास पहाड़ियाँ सिर उठाए खड़ी थी। कपूर मियाँ देवराज चौहान के साथ उस दरवाजे पर पहुंचा।
दरवाजा खटखटाया। फौरन ही 35 बरस के एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला। वे भीतर प्रवेश कर गए। क्या खबर है? कपूर मियाँ ने दरवाजा खोलने वाले से पूछा। देवराज चौहान की निगाह हर तरफ फिर रही थी। छोटा सा साधारण सा मकान था। इधर से 5 बजे पहरा हटना शुरू हो गया था। मैं अभी लौटा हूँ। 8 बजे अब नए सैनिक आएंगे। ठीक है, चाय पिला। फुलो, उसने भीतर की तरफ मुंह करके कहा। तो कब चाय बना दे। बनाती हूँ। भीतर से औरत की आवाज आई। देवराज चौहान और गफूर मियाँ वहां पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। वो व्यक्ति खड़ा रहा। बॉर्डर पर नई हलचल नहीं हुई। कोई उधर से इधर नहीं आया। गफूर मियाँ ने उस व्यक्ति से पूछा। 4 दिन से तो कोई नहीं आया। उधर वालों से बात हुई? आज हुई। कोई नई खबर नहीं है। मुनीर बोतल और मुर्गा मांग रहा था। मैंने कह दिया कि मियाँ जी दूर गए हैं, 1-2 दिन में लौटेंगे, तब दूंगा। उसने मुस्कुराकर कहा। मुनीर ज़्यादा बोतलें मांगने लगा है। इसे 10-15 दिन में एक ही देनी है। तभी तो मैंने नहीं दी। बोतलें तो बहुत पड़ी हैं। 10 दिन पहले ही तुम 2 पेटियां लाए थे। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। इसे उस पार भेजना है। हाँ, ये काम मैं खुद करूँगा। कपूर मियाँ ने देवराज चौहान को देखा। इस्माइल का आदमी आया था। वो कहता है 3 लोगों को सीमा पार करानी है, 30,000 देगा। बोल दो, सख्ती बढ़ गई है, 60,000 लगेगा। कपूर मियाँ ने कहा। वो 60,000 नहीं देगा। तुम तो जानते ही हो उसे। 60 कह और चुप बैठ जा। 5 दिन में देने को तैयार हो जाएगा। अगर वो मोहसिन के पास चला गया तो? जाने दे। मोहसिन लोगों के पैसे लेकर खा जाता है और सीमा भी पार नहीं कराता। इस्माइल को मोहसिन का जरूर पता होगा। मुझे नहीं लगता कि वो उधर का रुख करेगा। खामोश बैठा देवराज चौहान कह उठा। तुम हमेशा यहीं रुकते हो? उन 18 लोगों को जब जब भी सीमा पार कराई तो यहीं रुके। हाँ, ये पड़ाव है मेरा। यहाँ से आगे पैदल ही जाना होता है। क्यों? कपूर मियाँ ने देवराज चौहान को देखा। मतलब कि हर बार इस आदमी को पता होता है कि तुम किसे सीमा पार करा रहे हो। इसे कुछ भी नहीं पता होता। कपूर मियाँ ने चुपते स्वर में कहा। जैसे कि तुम्हारे बारे में इसे सिर्फ इतना ही पता है कि तुम मेरे साथ आए हो, मेरे आदमी हो और तुम्हें सीमा पार करा दी जाएगी, बस। मतलब कि उन लोगों के बारे में इसे कुछ पता नहीं था कि वो कौन लोग थे। देवराज चौहान ने कहा। ठीक कहा। वो व्यक्ति बातों को समझने की चेष्टा करने लगा। देवराज चौहान ने फिर कुछ नहीं कहा। लोगों को सीमा पार कराना मेरा धंधा है और ये मेरे धंधे में मेरी सहायता करता है और अपना घर चलाता है। समझ गया। ये क्या कह रहा है? उस आदमी ने गफूर मियाँ से पूछा। तुम्हारे काम की बात नहीं है। तुम। तभी भीतर से फूलों की आवाज़ आई। चाय तैयार है, ले जाइए। वो तुरंत चाय लेने भीतर चला गया। ये मार्शल के बारे में कुछ नहीं जानता। कपूर मियाँ ने धीमे स्वर में देवराज चौहान से कहा। रात का अंधेरा फैले आधा घंटा हो चुका था। कपूर मियाँ और देवराज चौहान को पैदल चलते 45 मिनट हो चुके थे। इस वक्त शाम के 6:35 बज रहे थे। देवराज चौहान को रास्ता ठीक से समझ में नहीं आ रहा था। ये पहाड़ों जैसी जगह थी। पथरीली पगडंडी थी। कभी ऊंचाई शुरू हो जाती तो कभी ढलान। आगे चलते गफूर मियाँ के पीछे पीछे देवराज चौहान संभल कर चल रहा था। हवा में तेजी आ गई थी, जिससे कि ज़्यादा सर्दी का एहसास हो रहा था। उनके चलने की आवाज़ें, पत्थर सरकने की आवाज़ें ही उभर रही थी। पाकिस्तानी सैनिक तुम्हें जानते हैं? देवराज चौहान ने पीछे चलते पूछा। हाँ, उन्हें कहकर भी तो तुम किसी को सीमा पार करा देते होंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है। बोतले और मुर्गा उन्हें यूं ही नहीं देता। तो मुझे क्यों नहीं इस तरह? क्योंकि तुम अकेले हो और खाली हाथ हो। ऐसे में आसानी से निकल सकते हो। खामखा किसी से कहने की जरूरत ही क्या है? वो शब्द याद रखना। जब पाकिस्तानी सैनिक तुम्हें रोके तो उन शब्दों को दोहरा देना। इस पर भी अगर समस्या आ गई तो? नहीं आएगी। आई तो मैं तुम्हें बचा लूँगा। घंटा भर सीमा पर ही रहूँगा। पाकिस्तानी सैनिकों से गपबाजी करूँगा। कई खबरें लूँगा।
अगर तुम पकड़े गए तो मुझे तभी पता चल जाएगा। देवराज चौहान ने फिर कुछ नहीं कहा। मन ही मन सोच रहा था, हर किसी का काम करने का तरीका अपना होता है। इस बारे में गफूर मियाँ बेहतर जानता है कि उसे कैसे काम करना है। मुझे नहीं लगता कि तुम वापस लौटोगे, गफूर मियाँ ने गंभीर स्वर में कहा। सही कहते हो, देवराज चौहान बोला। मैं भी नहीं जानता कि मेरे इस्लामाबाद पहुंचने पर क्या होगा। मैंने कई बार सोचा कि देवेंद्र को भूल जाना चाहिए। मार्शल ऐसा कभी भी नहीं सोचेगा, देवराज चौहान ने कहा। गफूर मियाँ ने कुछ नहीं कहा। 15 मिनट बाद गफूर मियाँ एक जगह ठिठक कर बोला, बस अब आगे तुम्हें ही जाना है। गफूर मियाँ ने एक छोटी सी पगडंडी की तरफ इशारा किया। इस रास्ते पर आगे बढ़ जाओ। जहाँ ये पगडंडी खत्म होती है वहाँ से पाकिस्तान की जमीन शुरू हो जाती है। इस तरफ तारों की बाढ़ नहीं है क्योंकि ये जगह पहाड़ी है। जाओ, सीधे निकल जाओ। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई तो गफूर मियाँ बोला, सिगरेट की रोशनी तुम्हें फंसा सकती है। देवराज चौहान ने सिगरेट एक तरफ उछाली और गफूर मियाँ की तरफ हाथ हिलाता उस अंधेरे से भरी पगडंडी की तरफ बढ़ गया। उसे पता था कि पीछे खड़ा गफूर मियाँ उसे देख रहा है। अब देवराज चौहान के कदमों में तेजी आ गई थी। कुछ ही देर में उसके कदम पाकिस्तान की जमीन पर होने थे, जहां कोई भी उसका दोस्त नहीं था। थे तो दुश्मन ही थे। इस काम के लिए पहले ही 18 एजेंट जान गंवा चुके थे। 1.5 साल में उसके साथ जाने कैसे हाथ से पेश आने थे। मार्शल की एक बात उसे याद थी कि इस्लामाबाद के एजेंटों में उसने फेरबदल कर दी है। जिन 8 एजेंटों के नाम उसे दिए गए हैं, पहले आने वाले एजेंटों को इनके नाम नहीं दिए गए थे। ये एक अच्छी बात थी, पर देवराज चौहान मन ही मन इस बात से पीछे नहीं हट रहा था कि इनमें से कोई भी गद्दार हो सकता है। कोई भी देवेंद्र नागर के साथ मिला हो सकता है। कोई भी उसकी मौत का कारण बन सकता है। उसे बहुत सतर्क रहना होगा। परंतु स्थानीय एजेंटों के बिना उसका काम भी नहीं चल सकता था। मार्शल का कहना था कि उसके एजेंट विश्वासी हैं, परंतु देवराज चौहान जानता था कि इन कामों में किसी पर भी पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। पहले जान गंवाने वाले 18 एजेंटों में से पहले जान गंवाने वाले 18 एजेंटों में से जाने कितने दगाबाजी के शिकार हुए हो सकते हैं, ये जानने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उसे सतर्क रहना होगा। देवराज चौहान का दिल नहीं मानता था कि वो 18 एजेंट इतनी आसानी से कैसे मारे जा सकते हैं। एक भी बच नहीं सका। ये बात उसके गले में अटक रही थी। वो सब नहीं मारे जा सकते थे। 5-6 मिनट में ही देवराज चौहान ने पगडंडी पार कर ली। आगे कच्चा पथरीला रास्ता था, अंधेरे से भरा। कहीं कहीं पेड़ खड़े थे तो कहीं कहीं बड़े बड़े पहाड़ी पत्थर पड़े थे। देवराज चौहान रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। गफूर मियाँ के शब्द याद थे उसे कि पगडंडी समाप्त होते ही पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। तो क्या इस वक्त वो पाकिस्तान की जमीन पर आ चुका है? देवराज चौहान आगे बढ़ता रहा। नजरें हर तरफ घूम रही थी, परंतु अभी तक उसे कोई भी सैनिक नहीं दिखा था। आगे कुछ ढलान आ गई थी। वो तेजी से ढलान उतरता चला गया। आसपास अब पेड़ों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी। 5 मिनट में ही वो ढलान उतर चुका था। सामने समतल जगह थी और अंधेरे में कुछ साए इधर उधर घूमते नजर आ रहे थे। हालांकि वो दूर थे, परंतु देवराज चौहान ने उनका आभास पा लिया था कि उधर कुछ लोग हैं। यकीनन वो पाकिस्तानी सैनिक ही होंगे। अब रुकना ठीक नहीं था। देवराज चौहान आगे बढ़ता रहा। 2 मिनट बाद ही पीछे से कड़कती आवाज कानों में पड़ी, रुक जाओ। देवराज चौहान थम गया। उसी पल कदमों की आहट के साथ पीछे से गन उसकी पीठ पर आ लगी। तुम सीमा पार करके आ रहे हो, पीछे से कठोर आवाज में कहा गया। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? 2 क्षणों की चुप्पी के बाद देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा, मीर अली। पाकिस्तानी हो? हाँ, इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ। तुम्हें मालूम नहीं कि पाकिस्तान बहुत जल्द दुनिया का सबसे खूबसूरत देश बनने वाला है? देवराज चौहान के इन शब्दों के साथ ही उसकी पीठ से गन हट गई। पीछे खड़ा सैनिक देवराज चौहान के सामने आता कह उठा, ये तुमने पहले क्यों नहीं कहा?
अब कह दिया। तभी एक और सैनिक पास आता बोला, कौन है ये? अपना ही है। पास खड़े सैनिक से उसने कहा। फिर देवराज चौहान से बोला, हिंदुस्तान के क्या हाल हैं उधर? हमेशा की तरह बुरे। देवराज चौहान हंसा। हम हिंदुस्तानियों को चैन की सांस लेने ही नहीं देते। मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में आ मिले तो पाकिस्तान कितना बड़ा हो जाए। सैनिक हंसा। और तब मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन जाऊं। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर कहा, तुम प्रधानमंत्री बनोगे? क्यों नहीं बन सकता? जबकि हिंदुस्तान पाकिस्तान में मिल सकता है तो। इन बातों को छोड़ो। दूसरा सैनिक बोला, तुम जाओ दोस्त। उसने देवराज चौहान से कहा। देवराज चौहान आगे बढ़ गया। तभी पीछे से पहले वाले सैनिक की आवाज आई, ठहरो। देवराज चौहान ठिठक कर पलटा और उसे देखने लगा। अंधेरे में चेहरा स्पष्ट नहीं था। 2 घंटे लग जाएंगे तुम्हें पास के गांव में पहुंचते पहुंचते। हमारा एक सैनिक जीप लेकर गांव तक जाने वाला है। तुम उसके साथ चले जाना। 20 मिनट में पहुंच जाओगे। उस सैनिक ने पुनः कहा। जीप की हेडलाइट की रोशनी रास्ते पर पड़ रही थी। ये कच्चा और पथरीला रास्ता था। जीप बार बार उछल रही थी, परंतु ड्राइव करने वाला सैनिक दक्ष था। इन रास्तों पर जीप चलाने में मौसम में ठंडक थी। अंधेरे में हर तरफ पेड़ खड़े नजर आ रहे थे। आसमान में चांद निकला हुआ था। तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, सैनिक ने बात करने के अंदाज में कहा।